चाइना के बीजिंग शहर के एक पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह लगभग 4 से 5 बजे का वक्त था। एक महिला घबराई हुई एक लड़के के साथ, एक युवक के साथ जिसकी उम्र मात्र 19 से 20 साल रही होगी, उस युवक के साथ वो बूढ़ी महिला घबराई हुई थाने में आती है। और पुलिस स्टेशन में आने के बाद जो पुलिस वाले थे उनसे कुछ भूत प्रेत और ऐसी अलौकिक शक्तियों की बात करने लगती है। अब सुबह सुबह जब वो महिला आती है और पुलिस वाले हल्के नींद में भी थे, उन्हें जगाती है और कहती है कि सर मेरी कंप्लेन लिख लो। तो पुलिस वाले जब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जब वो भूत प्रेत और ऐसी चीजों की बात बताना शुरू करती है, स्टार्ट करती है, तो पुलिस वालों के लिए इन सब चीजों पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और उन्हें लगता है कि महिला कुछ पागल सी है या फिर इसे उसने कुछ परछाई या फिर कोई ऐसी छाया देख ली है और ये डर गई है। तो पुलिस वाले उसे काफी समझाते हैं, चूंकि वो देखते हैं कि उस महिला के साथ जो युवक था, जो लड़का खड़ा था, वो भी इस महिला की बात से सहमत नहीं था। वो थोड़ा सा बस चुप था, उसे भी लग रहा था कि महिला क्या बता रही है। तो पुलिस वालों को भी इसकी बात में कोई गंभीरता नहीं दिखती। फिर भी उस महिला को समझाने के लिए, उस महिला को ढांढस बंधाने के लिए, वो उस महिला का नाम, नंबर और उसका एड्रेस एक कागज पे ऐसे ही नोट कर लेते हैं रफली, और उस महिला को दिखाने के लिए कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वो महिला चली जाती है और पुलिस वाले फिर आपस में उस महिला का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कैसी पागल महिला थी, क्या क्या बातें कर रही थी। और ऐसे ही करते ही पुलिस वाले अपने जो उनका रोज का काम था, डेली का वर्क था, उसमें लग जाते हैं। लेकिन इस घटना के जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिसकी वजह से जो महिला कभी भूत प्रेत की बातें बताने की वजह से पुलिस स्टेशन से ऐसे ही बहला फुसला के भेज दी गई थी, उसी महिला को मजबूरी में पुलिस वालों को खोज के बुलाना पड़ा। और उसके बाद उस महिला ने जो कुछ बातें बताई, वो बातें आज भी चाइना से लेके पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है, एक कौतूहल का विषय है। और आज तक एक रहस्य बना हुआ कि उस दिन ऐसा हुआ क्या था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी चाइना में और आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और ऐसी कई कंट्रीज में ये आज भी बहुत चाव से बताई जाती है, बहुत चाव से सुनाई जाती है। और मैंने भी इससे पहले कई क्राइम स्टोरीज और ऐसे सीरियल किलर्स की कहानियां सुना रहा था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये कहा कि और कई लोगों ने खासकर कहा कि आप थोड़ा सा चेंज कीजिए और सीरियल किलर से हट के कुछ ऐसी हॉरर, कुछ ऐसी थ्रिलर वाली कहानियां सुनाइए। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने नीचे बताया भी था कि मुझे कमेंट किया था लगभग 1 महीने पहले कि आप रूट नंबर 375 की कहानी सुनाइए। तो मैं कई दिन से इस पे लगा हुआ था, रिसर्च कर रहा था। कई चीज़ें इसमें ऐसी थी कि जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कई दिन से इस कहानी को टालने की कोशिश की, लेकिन इसकी फरमाइश लगातार कई बार आप लोगों के द्वारा की जा रही है। तो इस कहानी को आज मैं सुना रहा हूँ। और इस कहानी की वजह से जो इसका मानना है, मैंने सुनाने के पीछे इसका कारण ये है कि अगर आमतौर पे किसी न्यूज़ में होता, लोकल न्यूज़ में होता, या फिर ऐसे कहीं गूगल पे इसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते, तो मैं ना सुनाता, क्योंकि ऐसी चीज़ों को मैं बताने से थोड़ा सा कटता हूँ। लेकिन बाकायदा इस न्यूज़ को, इस खबर को ग्लोबल टाइम्स, जो कि बहुत माना जाना अखबार है, इसने बहुत ज़्यादा माना जाए न्यूज़पेपर, अगर जो नहीं जानते हैं, इसने इस न्यूज़ को कवर दिया और कई महीनों तक इस न्यूज़ को चलाया। और ये न्यूज़ हमारे इंडिया के शायद ही ऐसा कोई टीवी चैनल हो जिसमें ये न्यूज़ ना चली हो। तो आज की कहानी चाइना के रूट नंबर 375 की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक महिला 14 नवंबर को, 14 नवंबर सन 1995, नवंबर का महीना, बेहद ठंडी, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में आके कहती है कि उसने एक बस में भूत को देखा। और भूत, बहुत, उसके पैर नहीं थे, उसका चेहरा बेहद सफेद था। और फिर इस भूत की डिटेल को बताती और कहती है कि उस बस से मैं जान बचा के भागी हूँ, और जान बचा के इस लड़के को बचा के लेके आए, लेकिन ये लड़का मान नहीं रहा। तो उसके बगल में जो लड़का खड़ा होता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या महिला सही कह रही है। तो लड़का कहता है कि इसने मुझे बस से जबरदस्ती चोरी के इल्जाम में उतारा, और जब मैंने पूछा कि तुमने क्यों उतारा, तो वो महिला कहती है, मुझे बताती है कि तू, इस बस में जितने लोग हैं सब भूत हैं और मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ। उसके बाद मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके आई। अब पुलिस वालों की बात थोड़ी सी बचकानी लगती है और पुलिस वाले बात को टाल टूल के, इधर उधर करके उस महिला को भेज देते हैं। लेकिन उस महिला ने जाते जाते अपना नंबर, अपना नाम और उस बस का नंबर 375 इसको नोट करा दिया था। अब जैसे इस घटना को दो दिन बीतते हैं और 14 से 17 की तारीख आती है, तो सुबह सुबह, माफ कीजिएगा 17 नहीं, जैसे ही एक दिन बीतता है, 15 की तारीख आती है, तो सुबह सुबह अगले दिन
थाने में एक डिपो से फोन आता है, इंगसान डिपो से। उस डिपो से फोन आता है और कहता है वो डिपो कि उस डिपो की एक बस जिसका नंबर 375 है, वो बस लापता है और वो बस गायब है। तो जब ये खबर थाने में आती है और उस थाने के आसपास के थानों में खबर फैलती है, तो जिस थाने में इस महिला ने कंप्लेन की थी, उस थाने में जब ये खबर पहुंचती है तो उस थाने वालों को याद आता है कि इसी बस से संबंधित एक खबर, एक न्यूज़ तो कल एक महिला लेके आई थी। तो उस महिला को फिर से खोजा जाता है, उस महिला को बुलाया जाता है और बाकायदा फिर जिस महिला की बातें मजाक लग रही थी, उस महिला से उस बस के बारे में पूछा जाता है। तो फिर वो महिला बताना चालू करती है और जो कहानी वो बताती है, वो कहानी अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दरअसल ये बस युंग मिंग हुआन इस स्टेशन से फ्रेगनेंट हिल इस स्टेशन तक चलती थी, इस डिपो से उस डिपो तक, और बीच में लगभग 12 से 13 स्टॉप थे। तो जब ये युंग मिंग हुआन से चलती है तो ये बस खचाखच पैसेंजर से भरी हुई थी। इसमें ढेरों लोग बैठे थे, इतनी आदमियों की बैठने की जगह नहीं थी। और ये बस रात में चल रही थी, सुनसान इलाकों से, पहाड़ों के बीच से, जंगलों से, गांवों से, क्योंकि इसका रूट ही जो 375, अगर आप इसे गूगल मैप पे देखेंगे तो ये उस समय गांव से और ऐसे जो बाईपास थे उनसे गुजरता था, जहाँ ना आदमी थे, ना आदमी की कोई आबादी ज़्यादा थी, बस घने जंगल, थोड़े से पहाड़ और ऐसे गांव वगैरह। तो जब बस चलती है तो धीरे धीरे जब रात लगभग 11-12 होने लगते हैं तो उसके जो सवारी थे, उसके जो बैठे थे पैसेंजर थे, वो एक एक करके उतरते जाते हैं अपने निश्चित जहाँ उनको उतरना था, जहाँ उनका घर आ जाता, उनको जहाँ पहुंचना था वो जगह आ जाती है, एक एक करके उतरते हैं। और जब इस स्टेशन से इसके फाइनल जो फ्रेगनेंट हिल था, वहां से जब ये 7 से 8 स्टॉप पहले होती है तो ये बस पूरी तरह खाली हो जाती है। मतलब सारे पैसेंजर, सारे उसके आदमी उतर चुके होते हैं और इस बस में सिर्फ उसका ड्राइवर और एक लेडीज कंडक्टर जिसकी उम्र मात्र 37 से 38 साल रही होगी, यही दोनों रह जाते हैं। अब बस सुनसान इलाकों से जा रही है, ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, बोल चाल रहे हैं। तभी जब अगला स्टॉप आता है तो अगले स्टॉप पे ड्राइवर को 4 लोग खड़े दिखाई देते हैं। उसमें से जो वेशभूषा उन्हें लग रही थी, उसमें से ऐसा लग रहा था कि 2 तो पति पत्नी है, कपल है, और एक बूढ़ी महिला है और एक 19 से 20 साल का लड़का है। अब बस जब देखता है कि बस ड्राइवर जब देखता है कि एक स्टॉप पे 4 लोग खड़े हैं, तो अपने नियम के अनुसार, अपने जो उसे बताया गया था उसके अनुसार उसे हर स्टॉप पे ब्रेक मारना था। तो इस स्टॉप पे भी ब्रेक मारता है और 4 लोग को बैठा लेता है। तो जो दोनों कपल थे, पति पत्नी, वो तो ड्राइवर की सीट के जस्ट पीछे जाके बैठ जाते हैं और जो एक 19 साल का लड़का था वो गेट की सीट के पास, गेट के पास जो सीट होती है उस पे जाके बैठ जाता है और वो बूढ़ी महिला उसके पीछे जाके बैठ जाती है। क्योंकि वो दोनों जो कपल थे वो तो आपस में ही बात कर रहे थे, उन्हें और किसी से मतलब नहीं था, नई नई शादी हुई थी। और ये बूढ़ी महिला की उम्र काफी ज्यादा, 70 से 80 साल, 60 से 80 के बीच की उम्र थी। और जो लड़का था लगभग 19-20 साल का। तो इन दोनों में आपस में बात करने का कोई ऐसा औचित्य बन नहीं रहा था, कोई रिलेशन बन नहीं रहा था। लड़का भी अपने मशगूल रहता है और बूढ़ी औरत भी अपने आप में शांत रहती है। बस में बेहद शांति, बीच बीच में ड्राइवर कंडक्टर आपस में हंसी मजाक कर लेते और बस अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ उसे पहुंचना था, फ्रेगरेंट हिल, वहां पे जाने लगती है। अब जैसे 2-3 स्टॉप आगे और पहुंचती है तो बस के ड्राइवर को स्टॉप से पहले एक सुनसान जगह पे 2 लोगों की परछाई दिखाई देती है। तो ड्राइवर को लगता है कि कोहरा है, मौसम काफी खराब है, ये 2 लोग ऐसे मुझे परछाई दिख रही, शायद 2 आदमी हैं। तो इस बात की जानकारी वो कंडक्टर को देता है कि देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, इन्हें स्टॉप पे खड़ा होना चाहिए, यहाँ आके खड़े हैं, कितनी गलत बात है, मैं बस तो नहीं रोकने वाला। तो कंडक्टर, जो महिला थी, आमतौर पे माना भी जाता है कि महिलाओं का दिल थोड़ा सा नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है। तो जो कंडक्टर थी वो कहती है कि अब इतनी ठंडी, ये नवंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड है, ये आखिरी बस है, तो अगर हम बस नहीं रोकते हैं तो बेचारे कहाँ जाएंगे, और हो सकता है इतनी ठंडी ठंडी में इनकी जान ना निकल जाए। ड्राइवर को काफी समझाती है और अंत में ड्राइवर को कहती है कि ब्रेक मार दो, बैठा लो, चाहे जो भी है, गलती की है, ठीक है, हम बस में आने दो, मैं समझा दूंगी, तुम ब्रेक मारो। तो कंडक्टर जब समझाती है तो ड्राइवर भी मान जाता है और ब्रेक मार देता है और उन दोनों के पास गाड़ी को रोक देता है, बस को रोक देता है। अब जैसे ही बस को रोकता है तो देखते हैं कि जो दोनों आदमी थे वो बस में चढ़ने लगते हैं, और जब वो चढ़ जाते हैं तो पता चलता है कि वो 2 नहीं, एक्चुअली 3 थे।
दरअसल तीसरा आदमी उनके कंधों पे, एक हाथ इसके कंधे पे, एक हाथ इसके कंधे पे सहारा लेके लटका हुआ है। और उस आदमी के जो बाल थे काफी बड़े बड़े थे और चेहरे को पूरा कवर किए हुए थे। और उस आदमी का जो सर था वो इन्हीं दोनों के कंधों पे टिका हुआ है। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि ये आदमी जो है बीच वाला शायद कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, और ये दोनों उसे सहारा लेके कहीं ले जा रहे थे। लेकिन इन दोनों को जब ये बस में चढ़ते हैं तो इन्हें देखने के बाद, वो चाहे ड्राइवर थे चाहे कंडक्टर थे, चाहे वो दोनों कपल और ये बूढ़ी महिला और वो युवक, ये चारों पांचों छह लोग बुरी तरीके से चौंक से जाते हैं, घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं। दरअसल ये जो दोनों आदमी चढ़े थे, इन दोनों के जो चेहरे थे ये बेहद सफेद, मतलब एक नॉर्मल सफेद होता है, एकदम ज्यादा सफेद। ऐसा शायद किसी फॉरेन की कंट्री में किसी अमेरिकन के भी चेहरे इतने ज्यादा सफेद नहीं होंगे, इतने ज्यादा सफेद थे। और इनके जो पोशाक थे वो एक उस समय एक इंग करके एक सभ्यता थी जो लगभग 1644 से लेके 1911 तक चाइना में थी। इनके कपड़े उस सभ्यता से मिलते जुलते थे। ऐसा देख के लग रहा था कि ये जो कपड़े पहने ये लगभग 1617 शताब्दी के कपड़े पहने हुए हैं। तो इसे देखते ही, इन चीजों को देखते ही जो बैठे लोग थे, खासकर वो बूढ़ी महिला, एक सिहम से जाती हैं, डर से जाती हैं और कहती हैं कि इनके साथ हम सफर नहीं कर सकते, देखने में कितनी भयानक लग रहे हैं। और ये तीनों लोग जो बस में चढ़े थे ये बेहद शांत, ये एक शब्द नहीं बोलते और चढ़ने के बाद जाके पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। अब बूढ़ी महिला काफी घबराने लगती है, इधर ये कपल भी काफी डर से जाते हैं कि कौन है इतने ज्यादा सफेद, ऐसा लग रहा है जैसे इनके जिस्म में खून ही नहीं है। और तीसरा आदमी ऐसे कंधे पे लटका हुआ। तो बेहद चौंकाने वाली, बेहद घबराने वाली बात थी, सारे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो महिला कंडक्टर थी वो थोड़ा सा मामले को संभालती और संभालने की कोशिश करती और कहती है कि आप लोग घबराइए नहीं, हो सकता है कि ये दोनों तीनों किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं, किसी फिल्म की शूटिंग में काम करने गए थे, या फिर कोई ऐसा रंगमंच कुछ था जहां ये काम कर रहे हो। तो ऐसे किसी के कपड़े के हिसाब से किसी को जज करना ठीक नहीं है। और हो सकता है जो हमें ये सफेद दिख रहे हैं उनके चेहरे पे एक मेकअप हो, और ऐसे किसी के पहनावे के हिसाब से, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, ऐसे किसी को जज मत कीजिए। हमारा फर्ज है कि जो भी बस को हाथ देगा हम उसे अपने साथ लेके जाएंगे। और रात की आखिरी बस है, अगर हम इन्हें उतार देते हैं, इनको अपने साथ नहीं लेके जाते हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे। अब जब कंडक्टर इतना कहती है तो जो दोनों कपल थे वो थोड़ा सा कन्विंस हो जाते हैं, मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हमें क्या, कोई भी वो ट्रैवल कर रहा है करे, हमें क्या दिक्कत है। फिर वो दोनों कपल अपने में मस्त हो जाते हैं, आपस में बातें चीतें करने लगते हैं। और इधर ही युवक भी अपने जो इधर उधर की बातें थी, अपना इधर उधर सीन देखने लगता है, थोड़ा सा अपने में फोन वगैरह में मस्त हो जाता है, मशगूल हो जाता है, जो कर रहा होता करता है। लेकिन जो बूढ़ी महिला थी वो बार बार पीछे मुड़ के उन आदमियों को देखती, थोड़ा सा चौंकती, फिर कुछ देर बाद देखती, फिर चौंकती। ऐसा चल रहा था। अब जैसे ही डेस्टिनेशन फ्रेगनेंट हिल, वहां पे बस पहुंचने वाली होती, लगभग 2 स्टॉप पहले ही वो बूढ़ी महिला अचानक से उठती है और उसके सामने जो युवक बैठा था उसको एक थप्पड़ खींच के मार देती है। अब वो युवक थोड़ा सा चौंक सा जाता है कि ये अचानक से इस महिला को क्या हो गया, अचानक से आती है, उठती है, मुझे थप्पड़ मार रही है। तो युवक भी थोड़ा झिंझुला के कहता कि क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या। तो महिला कहती है कि तुमने मेरा पर्स क्यों चुराया और मेरे पर्स से पैसे क्यों गायब किए। अब उस युवक को समझ नहीं आता कि महिला क्या कह रही, मैं इसके सामने बैठा हूं, मेरे पीछे वाली सीट पे बैठी, मैं इसका पर्स कैसे चुरा लूंगा। अब जब थप्पड़ की आवाज थी वो कंडक्टर भी सुनती है, तो दौड़ते हुए आती है और कहती है कि आपने थप्पड़ क्यों मारा इसको। तो बूढ़ी महिला चिल्लाती हुई कहती है कि इस बच्चे ने, इस लड़के ने मेरे पर्स को, मेरे वॉलेट को चुरा लिया है, उसमें मेरे बहुत सारे पैसे थे, कीमती घर की चाबियां थी। तो कंडक्टर कहती है कि माता जी आप पागल हो गई हैं, ये लड़का आपके सामने बैठा हुआ है, आपकी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, आपकी पर्स को कैसे चुरा लेगा। तो जब इतना वो महिला कहती है तो जो ये लेडी थी, जो बूढ़ी औरत थी, ये उस आदमी से और इस महिला कंडक्टर से, दोनों से लड़ने लगती है और कहती है कि शायद तुम दोनों ही मिले हुए हो और मुझे उतार दो अब, और इस युवक को भी उतारो, मैं इसकी पुलिस में कंप्लेन करूंगी। और यही करके वो इस युवक के गिरबान को, उसके कॉलर को पकड़ के लटक जाती है और घसीटने लगती है। काफी शोर शराबा मचता है, काफी चीजें होती हैं। इधर फिर स्टॉप आ जाता है, वो दोनों कपल रुक जाते हैं, उतर जाते हैं, उनका स्टॉप आ चुका था। तो बस में ये दोनों
बूढ़ी महिला, लड़की और वो 19 साल का लड़का, और पीछे वो तीनों जो आए चढ़े हुए थे, कंडक्टर और ड्राइवर बैठे हुए थे। और ये महिला लगातार लड़ रही थी, चिल्ला रही थी, गाली दे रही थी कि इसने मेरे पर्स को चुराया, मुझे उतारो उतारो उतारो। उस लड़के के साथ काफी मारपीट शुरू कर देती है। अब वो लड़का भी काफी कितनी देर बर्दाश्त करता है, एक महिला का सम्मान कर रहा था। लेकिन जब उसको थप्पड़ों से पीटा जाने लगा उस महिला द्वारा, तो लड़का भी गुस्से में आके इधर उधर झिटकने लगा, थोड़ा सा हाथापाई करने लगा। तो कंडक्टर को जब कुछ समझ नहीं आता, देखता दोनों लड़ रहे हैं, तो कंडक्टर गुस्से में आती है और ड्राइवर से बोलती है कि बस रोक दो। और ड्राइवर जब बस रोकता है तो महिला कार उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए, बूढ़ी महिला घसीटते हुए नीचे उतारती हुई कहती चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चल रही हूँ। अब वो महिला जब ऐसा कर रही थी तो कंडक्टर साहिबा कहती हैं एक बार कि आप थोड़ा सा पागल वागल हैं क्या, अभी कुछ देर पहले आप मुझसे कुछ बकवास कर रही थी, अभी इस बच्चे से कर रहे हैं। लेकिन वो महिला कुछ सुनती नहीं और उस लड़के को कॉलर से घसीटते हुए नीचे उतार देती है और बस वहां से चली जाती है। अब वो बच्चा देखता है कि वो लड़का देखता है 19 साल का कि यहाँ पे ना तो कोई पुलिस स्टेशन है, ना ही कोई ऐसी चीज है, तो थोड़ा शक पका जाता है और उस बूढ़ी महिला से कहता है कि माता जी आपने मुझे यहाँ, पहली बात तो ऐसा किया, मुझे मारा पीटा, थोड़ा झुंझला के भी कहता है कि अब बताओ कहाँ यहाँ पुलिस स्टेशन है। तो महिला उसे कहती है कि ना ही तुमने मेरा कोई पर्स चुराया है और ना ही मैं तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन लेके जा रही हूँ, मैंने तो बस तुम्हारी जान बचाई है। अब इतना सुनने के बाद उस लड़के का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है कि ये महिला पागल हो गई क्या, ये क्या बोल रही है, मेरी आखिरी बस छुड़वा दी है, मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा और ये कह रही है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी रक्षा की है। तो जब सुनती है, मतलब वो महिला जब कहती है और वो लड़का सुनता है तो थोड़ा झुंझुलाता है, बताता है, पूछता है बताओ कैसे मेरी जान बचाई। तो महिला कहती है कि जो हमारे पीछे तीनों लोग आए थे, जो बेहद कलर में सफेद थे, जिन्होंने अजीब पोशाकें पहनी हुई थी, एक बार जब हवा चली और खिड़की से हवा आई तो मैं पीछे बार बार देख रही थी। तो जब एक हवा आई और मैंने देखा कि उनका कपड़ा पीछे नीचे से थोड़ा सा उड़ा, तो मैंने देखा कि वो बैठे थे, उनका पैर ही नहीं था। अब ये बात जब लड़का सुनता है तो थोड़ा सकपका सा जाता है और कहता है कि बेटा, कहता है कि माता जी लगता है आपकी आंखों का कोई वहम हुआ है, आपकी इस वहम के चक्कर में देखिए हम दोनों की बस छूट गई। तो बूढ़ी महिला कहती है कि बेटा मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। फिर अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा बताती है, थोड़ा इंग्लिश वगैरह बोलती है। तो लड़का थोड़ा सा कन्विंस होता है कि हाँ ये महिला पागल तो नहीं है। अब फिलहाल ठीक है, जो हुआ हो गया, अब तो बस चली गई। तो कहती है कि नहीं, अब चलो पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन लिखवाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में अब लड़का ना चाहते हुए उस बूढ़ी महिला का सम्मान करता है और चला जाता है। तो यही सब बातें पुलिस स्टेशन में वो महिला फिर से पुलिस वालों को बताती है और कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ है और हमारी कंप्लेन लिख लीजिए। तो पुलिस वाले थोड़ा सा मजाक में लेते हैं ये सारी बातें और कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ये महिला क्या बोली। फिर एक पुलिस वाला उस महिला से पूछता है कि अच्छा बताओ, अगर आपने इस बच्चे की जान बचाई तो उस कंडक्टर और उस ड्राइवर की जान क्यों नहीं बचाई। तो वो महिला कहती है, बूढ़ी महिला, कि मैंने उस कंडक्टर को बताया था, तो उस कंडक्टर ने कहा कि शायद आपको कोई वहम हुआ और उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं उस कंडक्टर को उतार भी नहीं सकता, तो मैंने बस इस बच्चे की जान बचाई। तो उस बच्चे को याद आता है कि उतरते टाइम उस महिला ने, उस कंडक्टर ने उस महिला से कहा था कि आप मुझसे भी फालतू की बकवास कर रही थी। तो उस बच्चे को यकीन हो जाता है कि शायद इसने इस बारे में पहले कंडक्टर से जिक्र किया, अब मुझसे कर रही है। अब पुलिस वाले ऐसी भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करते, मानते नहीं, मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और एक फर्जी कागज पे नाम, एड्रेस, बस का नंबर, ये सब जो दिखाने के लिए था वो सब नोट करके जो महिला चली जाती है तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, उसका कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी चीजें नहीं करते। लेकिन जैसे इस घटना के अगले दिन उसी बस स्टेशन में यानसान यानी कि फ्रेगनेंट हिल के डिपो से फोन आता है कि उनकी एक बस गायब हो गई, जिसका बस का नंबर 375 था। जब ये नंबर पुलिस वाले सुनते हैं तो चौंक से जाते हैं और फिर उस महिला को बुला के सारी बातें पूछते हैं और इन्हीं बातों की जो वीडियो क्लिप्स थी वहां की लोकल मीडिया में फिर से वायरल हो जाती है और ये खबर बीजिंग से निकल के चाइना में, चाइना से निकल के बाकी के देशों में फैलने लगती है। अब इस घटना के जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, यानी कि ये घटना 14 की थी, 14 की रात 15 की सुबह। अब जैसे ही 17 तारीख आती है, 17 नवंबर 1995, तैसे ही कहीं से खबर आती है कि ये बस उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक नदी में पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले भागते हुए जाते हैं, क्रेन वगैरह की मदद से उस बस को निकालते हैं
तो बस को निकालने के बाद जो अंदर का नज़ारा था वो बेहद चौंकाने वाला, बेहद घबरा देने वाला था। क्योंकि उस बस में 5 लाशें पड़ी हुई थी और उन 5 लाशों में 2 लाशें बेहद सही, एकदम सुरक्षित, ऐसा लग रहा कि अभी कुछ देर पहले मरी हुई हैं, और 3 लाशें बेहद बुरी तरह डिकम्पोज यानी कि सड़ चुकी थी। और ऐसा लग रहा था ये तीनों लाशें शायद पता नहीं कितने दिन पहले हुई मरे इंसानों की हैं। अब पुलिस वालों के पास 2 सवाल थे। पहला कि ये बस वहां से यहां तक कैसे आई, और दूसरा, अगर पांचों लोग एक साथ मरे तो इन 5 लोगों की लाशों में ऐसा टाइम का अंतर क्यों है, फर्क क्यों है। अब पुलिस वाले फिर जब कुछ नहीं उन्हें समझ में आता तो सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट जाते हैं। और जब कैमरों को खंगालते हैं तो वो पाते हैं कि जहां तक ये बूढ़ी महिला और वो लड़का बस में बैठे थे वहां तक तो ये बस सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई, लेकिन इस बूढ़ी महिला और इस बच्चे के उतरने के बाद, इस लड़के के उतरने के बाद, वो महिला फिर इस 100 किलोमीटर की रेंज में लगभग 20 कैमरे लगे हुए थे, इस रेंज में कहीं भी ये बस दिखाई नहीं देती। अब ये बात जब पुलिस स्टेशन में और वहां के आसपास की न्यूज में लोगों में फैलती है तो एक दहशत का, एक सिहरन का माहौल था कि एक बस ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब होती है, फिर यहाँ पहुंच जाती है, और 2 लाशें एकदम फ्रेश और 3 लाशें एकदम डिकम्पोज। अब फिर पुलिस वाले उन लाशों को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और फिर जांच के लिए बस को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और बस की जांच करने में लग जाते हैं। पहले जो प्राथमिकता उन्हें लगती है कि किसी ने मर्डर किया, लाश को यहाँ पे छिपा दिया, डंप किया। लेकिन फिर जो बस का नियम था उस समय, हमारे देश में भी है कि बस जो है वो सरकारी पेट्रोल पंप से ही तेल भराएगी। और जो डिपो वाले थे वो बताते हैं कि इस बस में तो मात्र 10 से 12 किलोमीटर जाने का तेल था, फ्यूल था, तो ये बस उतनी दूर कैसे पहुंची। तो पुलिस वाले भाग के फिर उस बस के जो फ्यूल टैंक था उसे खोलते हैं कि कैसे इसमें तेल था, कैसे भरा गया, कहाँ का तेल है, लाओ जांच किया जाए। उन्हें ये लगता है कि अगर मैं तेल चेक कर लूंगा कि किस पेट्रोल पंप का है, ऐसे वैसे इन सब कारणों से शायद कोई बिल मिल जाए, कोई पर्ची मिल जाए, तो वहां के कैमरे में चेक कर लिया जाएगा कौन था, क्या था। तो जब पेट्रोल पंप, माफ कीजिएगा, जब पेट्रोल टैंक को खोलते हैं तो उस टैंक का जो अंदर का नजारा था उसे देखने के बाद पुलिस वालों की चीखें निकल गई। दरअसल उस पेट्रोल टैंक में, जो बस का पेट्रोल टैंक था जिसमें तेल भरा होना चाहिए था, पेट्रोल भरा होना चाहिए था, डीजल हो सकता था, उसमें इंसानों का खून भरा हुआ था, और खून से वो पूरा लबालब भरा हुआ था। यानी कि वो बस न पेट्रोल से चल रही थी न डीजल से चल रही थी, बल्कि इंसानी खून से चल रही थी। अब एक बार जब ये भी खबर बाहर आती है तो ये खबर भी तूल पकड़ लेती है और सारे मीडिया में फैल जाती है। वहां के लोगों में एक दहशत का माहौल कि ये क्या एक बस है जो खून से चल रही है, 5 लाशें मिली हैं, सारी बातें एक कौतूहल का विषय। अब इधर जब लाशों का पोस्टमार्टम होता है तो लाख पोस्टमार्टम करने के बावजूद भी इन 5 लाशों के मरने की वजह सामने नहीं आई। और यहीं से, इसी की वजह से, अगर लाशों के मरने की वजह सामने आ जाती, उन आदमियों के मरने की वजह सामने आ जाती, तो शायद इस मामले को सुलझाया जा सकता था और इसे हॉरिफिक या फिर मतलब भूत प्रेत वाले एंगल से ना देखा जाता। लेकिन एक बस जो रहस्यमय तरीके से गायब हुई, रहस्यमय तरीके से उसमें खून मिला, और उसमें जो 5 लाशें मिली उनके मरने की कोई वजह नहीं, वो जो 3 पीछे लाशें थी उनका कोई पहचान नहीं, और इससे पहले एक महिला ऐसी बातें बता चुकी थी। तो ये मामला धीरे धीरे बीतता गया, इस मामले की जांच होती गई, और जैसे जैसे इस मामले की जांच हुई पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया। और जब पुलिस के हाथ जितना ही खाली होता जाता, मीडिया में, आसपास के लोगों में भूत प्रेत के प्रति एक भरोसा, एक विश्वास दृढ़ होता गया, सुदृढ़ होता गया। तो अगर 1995 से आज 2022 में देखा जाए तो लगभग 26-27 साल इस घटना को बीत चुके हैं। इस घटना को अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, चाहे वो बीबीसी न्यूज हो, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, हमारे इंडिया के आज तक हो, क्राइम तक हो, इन सारी न्यूज चैनल्स पे अलग अलग बार, अलग अलग टाइम पे बताया गया, दिखाया गया। और आज भी इस मामले की जांच के जो दस्तावेज हैं, आमतौर पे आपको भी पता है कि चाइना में अगर कोई ऐसी चीजें होती है, चाइना अपनी चीजों को बहुत छुपा के रखता है। जैसे वुहान का मामला था, कोरोना वाला, कोई भी एक डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आने दिया। लेकिन भी फिर भी कैसे कैसे करके कुछ डॉक्यूमेंट्स इस बस के निकल के बाहर आते हैं, जो मैं आपको पीछे स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन इस कहानी को खत्म करूं इससे पहले 4 सवाल जो अभी तक आए सबके सामने, वो ये थे कि ये बस 100 किलोमीटर दूर उस रहस्यमयी जगह पहुंची कैसे। दूसरा,
ये जो तीनों लोग थे ये कौन थे, और उस महिला ने जो देखा क्या वो सही था या गलत था। तीसरा, ये बस पेट्रोल में, जब इसमें पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, तो ये खून इसमें जो भरा था तो खून से कैसे चल रही थी। और चौथा, जो पांचों लोग मरे उनके मरने की वजह आज तक सामने क्यों नहीं। ये चार सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं, जो आज तक किसी ने, शायद जितनी भी चाइना की एजेंसियां थी सारी मिलकर भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई। तो ये थी चाइना के रूट नंबर 375 की कहानी, जिसकी डिमांड काफी ज्यादा बार हुई, तो मैंने आज आपके सामने रखी। और अब कहानी को खत्म करूं उससे पहले आपसे वही छोटा सा अनुरोध कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज रात 9 बजे मैं किसी न किसी कहानी के साथ आपके सामने आता रहूंगा। और जैसे आऊं, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, लाइक किए रहेंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, एक मुझे ग्लूकोज मिलता है एक तरह से काम करने के प्रति। तो फिलहाल ये थी आज की कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।